तो आज 25 जून है। आज से ठीक 50 साल पहले देश में आपातकाल लगाया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी। उस इमरजेंसी के दौरान अपने अनुभवों को पीएम मोदी ने एक किताब में जमा किया है। द इमरजेंसी डायरीज नाम की उस किताब का विमोचन अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया। पचास साल पहले का इमरजेंसी कांग्रेस के लिए हमेशा मुश्किलें खड़ी करता रहा है। विरोधी हमला करते रहे हैं। बीजेपी 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर देश में अघोषित इमरजेंसी लगाने का आरोप लगा रही है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। द इमरजेंसी डायरीज, यही है वो किताब जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी के दौरान अपने अनुभवों को संकलित किया है। आज देश के उस काले अध्याय के 50 साल पूरे हुए तो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री की किताब का विमोचन किया। विधाता भी जब न्याय करता है तो किस तरह से करता है। जिस 25 साल के युवा ने उस वक्त कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तानाशाही विचारों का विरोध किया, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, शहर में घूमकर विरोध किया, आज वही व्यक्ति जिस काम के लिए इमरजेंसी डाली गई थी, परिवारवाद को प्रस्तापित करने के लिए, वो परिवारवाद को आज वही व्यक्ति ने 2014 में पूरे देश से उखाड़ कर फेंक। किताब के विमोचन से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, जब आपातकाल लगाया गया था तब मैं आरएसएस का युवा प्रचारक था। आपातकाल विरोधी आंदोलन मेरे लिए सीखने का एक अनुभव था। इसने हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को बचाए रखने की अहमियत को दिखाया। साथ ही मुझे राजनीतिक स्पेक्ट्रम के सभी लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। वो साल था 1975, तारीख थी 25 जून, जब इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में इमरजेंसी का ऐलान किया। तब से इमरजेंसी हमेशा आरएसएस, जनता पार्टी और बीजेपी के लिए कांग्रेस के खिलाफ सियासी हथियार रहा और आज भी है। यही वजह है कि बीजेपी 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाती है और कांग्रेस को घेरती है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान के मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया। कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। हालांकि कांग्रेस को भी पता है कि पार्टी पर लगा इमरजेंसी नाम का काला धब्बा सदियों तक परेशान करता रहेगा, लेकिन इसे आप सियासी मजबूरी कह सकते हैं कि पार्टी को हर जगह वही धब्बा नजर आ रहा है। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था और देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 वर्ष बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ जी रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। अरे इमरजेंसी तो अब आपने लाई है, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। वो इमरजेंसी तो चले गई जो संविधान में बदलाव भी हो गया, और जब संविधान में बदलाव हो गया, जिसके लिए हम भी, इंदिरा गांधी जी ने खुद उस अमेंडमेंट को मोरारजी का साथ दिया और वो बदल गया। इमरजेंसी वाली सियासी लड़ाई में अब संविधान को हथियार बनाया गया है। बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है तो कांग्रेस संविधान बचाओ की बात कर रही है।
इमरजेंसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी आपातकाल को तानाशाही और परिवारवाद से जोड़ रही है तो कांग्रेस पलटवार कर रही है। जिस प्रकार से खड़गे जी ने आज किया है, मुझे लगता है यह भी मखौल उड़ाना है लोकतंत्र का। खड़गे जी कह रहे हैं कि 50 साल पहले हो गया, उसको फिर से क्यों याद किया जा रहा है? खड़गे जी, आप तो आज खुद ही बोल रहे थे कि जो लोग आजादी की लड़ाई में नहीं थे, जो लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में नहीं थे, आप उस समय की बात कर सकते हैं मगर हम बात नहीं कर सकते। ये फर्क क्यों है? आज तो मेरा तो सुझाव ये है मोदी जी और उनके सरकार में कि ये मणिपुर के संदर्भ में वो पश्चाताप सप्ताह मनाए, पश्चाताप दिवस मनाए कि वो सक्षम नहीं हो पाए, एक मणिपुर को वो कंट्रोल नहीं कर पाए। वहाँ जो स्थिति, जितनी भयावह स्थिति है, पूरी चीज़ों को जिस प्रकार धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आवाज उठाई, जिन्होंने लोकतंत्र बहाली के लिए आंदोलन चलाया, जो संविधान की रक्षा के लिए जेलों में गए, मैं मानता हूं कि आजादी की तीसरी लड़ाई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फिर दूसरा स्वतंत्रता संग्राम, और ये तीसरा ही था जब पूरे देश में आपातकाल लगा के दमन चक्र चलाया गया। का जब मामला है तो इतनी बातें कांग्रेस करने के लिए बहुत कुछ है। आजादी जंग हमने लड़ी थी, कांग्रेस के लोगों ने लड़ी थी। आरएसएस और बीजेपी ने अपनी उंगली भी नहीं कटाई उस वक्त। इनको पूछो, इनको, आप भी उस वक्त यही थे, आप इनके नेता थे बुजुर्ग। उस वक्त में इन्होंने क्यों नहीं आजादी जंग में भाग लिया? आजादी के बाद में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, खालिस्तान ने बनने दिया, राजीव गांधी की हत्या हो गई। इस परिवार, गांधी परिवार में 2 हत्याएं हुई है। किसे कहते प्रधानमंत्री पद पर रहते हत्या हो गई। एक तरफ तो ये है इतिहास कांग्रेस शानदार कुर्बानी का, त्याग का, बलिदान का इतिहास। इमरजेंसी का दौर भारत के लिए सिर्फ संवैधानिक दृष्टि से नहीं, विधायी, कार्यपालिका और मीडिया यानी लोकतंत्र के चारों स्तंभों को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का कार्य किया गया था। आप सबको ध्यान हो कि भारत के इतिहास में एक ही मात्र ऐसा अवसर आया है जब किसी प्रधानमंत्री को न्यायालय के द्वारा चुनाव लड़ने का अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, चुनावी धांधली के आधार पर। वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी और उसकी परिस्थितियों के बाद के समय में यह इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी के बाद जनादेश 87 में भी आ चुका है, 85 में भी आ चुका है, पर जिस तरीके से पिछले 11 साल 30 दिन जो मोदी सरकार के हैं, यहां एक अघोषित इमरजेंसी की तानाशाही हर दिन के साथ और क्रूर होती जा रही है। तो भारत की लोकतंत्र को समाप्त करने का काम 50 साल पहले स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी ने किया था, लेकिन भारत के लोकतंत्र संग्राम सेनानियों ने जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, मोरारजी भाई देसाई, लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनके जैसे बड़े नेताओं ने मिलकर एक ऐसी लड़ाई लड़ी कि जिसके कारण भारत का संविधान बचा और भारत का लोकतंत्र बचा। जब ये आनी बानी की बात करते तब इंदिरा जी ने फिर से चुनाव में सामने गई। आनी बानी के बाद जब चुनाव हुआ तो उसके बाद में इंदिरा जी को जनता ने प्रचंड बहुमत से चुन के दिया था, बहुत बड़ा मैंडेट दिया था। तो इसका मतलब यही था कि वो उस वक्त की जरूरत थी। आज तो रोज आनी बानी है, आज रोज अघोषित आनी बानी है, हुक्म चाहिए। कौन संविधान पे चल रहा है? क्या देश संविधान पे चल रहा है? आपातकाल लगाना सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक प्रवृत्ति थी, मानसिकता है। वो कांग्रेस की मानसिकता है कि अगर हमारे अनुसार नहीं चलोगे तो हम सारे देश के संविधान को ताक पे रख देंगे। और अगर किसी की प्रवृत्ति ऐसी है, किसी का मानस ऐसा है, तो उसको देश को याद रखना चाहिए। इसलिए धन्यवाद मोदी सरकार का, धन्यवाद वर्तमान सरकार का। उन्होंने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में बताया। अब अगर इतने लोग आए हैं,
ये संविधान में दिया हुआ अधिकार है किसी भी सरकार को। और इंदिरा गांधी ने संविधान का पूरा सम्मान करते हुए ये उस वक्त आपातकाल लगाया था। ये इंदिरा गांधी थी जिसने लोगों को सामने आकर कहा कि मैं आपत्ति सुधर जाएगी तब ये आपातकाल में पीछे ले लूंगी, और इंदिरा गांधी ने आपातकाल पीछे लिया और चुनाव को भी तुरंत, वो 22 महीने के बाद चुनाव को भी सामने गई इंदिरा गांधी। ये लोकतंत्र है। किसी भी लोकतंत्र में आपातकाल को एक संवैधानिक मान्यता है, तो आप उसे संवैधानिक हत्या दिन या लोकशाही विरोधी दिन नहीं मान सकते। आज पंजाब की राजनीति में टॉप स्टोरी है एक अरेस्ट। जिसे अरेस्ट किया गया है उसका नाम है विक्रम सिंह मजीठिया। अरेस्ट करने वाली एजेंसी है विजिलेंस ब्यूरो। पंजाब में 25 जगह छापे मारे गए, फिर विक्रम सिंह मजीठिया को अरेस्ट कर लिया गया। मजीठिया पंजाब के पावरफुल परिवार से आते हैं। उनको अरेस्ट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन कहा जाता था, लेकिन अब जबकि मजीठिया अरेस्ट हो गए हैं, सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें क्यों अरेस्ट किया गया, उनकी पावर काम क्यों नहीं आ सकी। अब इस अरेस्ट का पंजाब की पॉलिटिक्स पर क्या असर होगा, सवाल और भी हैं। आइए कुछ जवाब जानते हैं। अमृतसर में अपने घर के भीतर ये है विक्रम सिंह मजीठिया, पंजाब के ताकतवर राजनीतिक दल शिरोमणि अकाली दल के नामी नेता। उनके घर विजिलेंस की टीम पहुंची, रुकी, फिर साथ लेकर निकली। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਸਪਾਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਆ ਔਰ ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧੱਜੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਡੀਏ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, बखलाहट ने। विक्रम सिंह मजीठिया पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इनकी बहन हरसिमरत कौर बादल केंद्र में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। इनके जीजा सुखबीर सिंह बादल हैं जो पंजाब के डिप्टी सीएम थे। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के परिवार से रिश्ते ने इनके राजनीतिक रसूख को बहुत बढ़ा दिया था, लेकिन विवादों में घिरने के बाद ये अक्सर किसी न किसी जांच एजेंसी के शिकंजे में रहते हैं। इस अरेस्ट की वजह पर एजेंसी चुप है, लेकिन परिवार का दावा है कि आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में अरेस्ट हुई है। एक बार फिर साडे डमी आगू ने आपकी बुज़दिली का प्रगटावा किया हैगा। जेड़ा विक्रम मजीठिया खुल के इस सरकार के कारनामे नूं जग जाहिर करता है, इन्हां दी कारी करतूतां नूं लोकां दे सामने लैके आंदा है। कोई साडे नाल गल नहीं कर रहा, कोई ना सानू कोई इन्फॉर्मेशन दिती है, कुछ नहीं। बस अंदर घर दे बढ़ गए हैं ते फरोला फराली चल रही है साडी पर्सनल बिलोंगिंग्स नाल। ना साडे नाल गल कर रहे हैं। मैं कोशिश की है जिहड़े अफसर आए हैं उन्हां नाल गल करन दी, कोई फोन नहीं चुक रहा, कोई फोन नहीं। पंजाब के सबसे रसूखदार राजनीतिक परिवार से जुड़ा मामला है, इसलिए इस पर हर राजनीतिक दल की अपनी राय है। सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी इसे नशे और करप्शन के खिलाफ सख्ती बता रही है कि आम आदमी पार्टी नशे को लेके या किसी भी तरह के करप्शन को लेके हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलती है। कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है। अपनी पार्टी में कोई बेईमानी करेगा, अपनी पार्टी में कोई गलत करेगा या दूसरों की पार्टी में करेगा या कोई और करेगा, कितनी बड़े से बड़ा हो उसको छोड़ा नहीं जाता है। हमने तो वही वादा किया था पंजाब के लोगों के साथ कि हम करेंगे ड्रग वालों के खिलाफ कार्रवाई। जैसे हमने युद्ध नशों के विरोध शुरू किया था, उसका मतलब यह है सर, उसमें कोई भी आदमी है, कोई बड़े छोटे का सवाल नहीं है। कोई भी हो, कोई भी किसी पद में हो, किसी पार्टी में हो, किसी सरकारी ओहदे पे हो, कोई आम आदमी हो, सर उसको माफ नहीं करेंगे जिन्होंने पंजाब के हजारों लाखों नौजवानों को इस नशे की दल में धक्का और मौत के मुंह में डाला। निखेधी कर चुके हैं बिकॉज दिस इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। विक्रम मजीठिया, जिस तरह चीमा साहब ने दसिया कि उन्होंने धर्म पत्नी गनीव मजीठिया सिटिंग MLA, ये फ्लैट उन्होंने नाम से एलोकेटेड है। अंदर मैं देख के आया कि 25-30 बंदे प्राइवेट कपड़ियां च बैठे ने। पहली गल तो यह इलीगल गल है। पंजाब दी सरकार
ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜੁੰਡਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਹੱਥ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ 2021 में एनडीपीएस एक्ट के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। एक विशेष टीम ड्रग्स से जुड़े आरोपों की जांच कर रही है। जांच में आय से अधिक संपत्ति सामने आई, विदेश से पैसे के लेन देन का भी दावा किया गया। इसके बाद विक्रम सिंह मजीठिया विजिलेंस ब्यूरो के दायरे में आ गए थे। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਘਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ 4 ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ। ਉਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੋਹਾਲੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। 15 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ और उन्होंने कोले इस प्रॉपर्टी का सर्च वारंट तक है नहीं। विक्रम मजीठिया की अरेस्ट को पंजाब की मौजूदा सरकार अपनी सीने में बड़ा मेडल बताएगी। पंजाब में ड्रग्स बड़ी सामाजिक समस्या है, बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है। इसे साधने में मजीठिया की अरेस्ट महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन ड्रग्स की समस्या का सही समाधान करने के लिए सरकार को बहुत कुछ करना बाकी है। अमृतसर से एनडीटीवी इंडिया के लिए गुरप्रीत छीना की रिपोर्ट। और आज भारत ने अंतरिक्ष में ऐतिहासिक छलांग लगाई। भारत के लाल शुभांशु शुक्ला और 3 दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों के एक्सियम 4 मिशन को लेकर स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट रवाना हो चुका है। एक्सियम 4 मिशन भारतीय समय अनुसार दोपहर करीब 12 बजे फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में सभी एस्ट्रोनॉट ने उड़ान भरी। ये स्पेसक्राफ्ट करीब 28.5 घंटे के बाद 26 जून को शाम 4:30 बजे आईएसएस से जुड़ेगा। 41 साल पहले राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे और अब शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए हैं। आज आपको दिखाते हैं कि दोनों ने अंतरिक्ष से क्या कहा। 1984 में राकेश शर्मा ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब शुभांशु शुक्ला ने कहा कि उनके कंधे से बंधा है तिरंगा। तो अब आपको अंतरिक्ष से शुभांशु का पूरा बयान दिखाते हैं। देश के लोगों को मेरा नमस्कार। 41 साल बाद हम फिर अंतरिक्ष में हैं। ये कितनी कमाल की राइड है। 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। कंधे से बंधा तिरंगा कह रहा है कि आप सब मेरे साथ हैं। मैं चाहता हूं आप सब मेरी यात्रा का हिस्सा बने। मेरी यात्रा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की यात्रा नहीं है, ये भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है। मैं चाहता हूं आप सब मेरी यात्रा का हिस्सा बने। आपका सीना भी गर्व से चौड़ा होना चाहिए। चलो साथ मिलकर भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद, जय भारत। फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से रॉकेट की लॉन्चिंग पूरी तरह सफल रही है। 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा द्वारा इतिहास रचने के 4 दशक बाद शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं। 41 साल बाद शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया है। बुधवार दोपहर 12 बजने से चंद सेकंड पहले भारत में सबकी सांसें जैसे थम सी गईं। T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. और 41 साल बाद भारत के शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया। उनके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। यह ऐतिहासिक पल न सिर्फ शुभांशु के परिवार वालों के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए भावुक करने वाला था।
शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से ड्रैगन अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए। इस सफल लॉन्चिंग के बाद शुभांशु शुक्ला ने देशवासियों को अपना पहला वीडियो संदेश दिया। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुभांशु शुक्ला के परिवार में खुशी का माहौल है। एक्सियोम 4 के रवाना होते ही शुभांशु के परिजनों की आंखें बेटे की इस उपलब्धि पर नम हो गईं। सफल लॉन्चिंग के बाद परिवारजनों ने मीडिया के सामने अपनी खुशी जाहिर की। अच्छा लग रहा था कि जाते समय धड़कने तो थोड़ा बढ़ना निश्चित है पहले से ही है, लेकिन अच्छा लग रहा था जाते समय जब लॉन्चिंग हुई है उसमें बहुत बढ़िया लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। खुशी के आंसू थे थोड़े आंखों में, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर वाले का बहुत करते हैं कि मतलब उसने ये हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं और मिशन उसका सक्सेसफुल रहा है, अभी ईश्वर पे कृपा है। मेरे से लास्ट बात यही करी है कि मैं जा रहा हूँ बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के, टच करके आता हूँ स्टार्स को एंड आई विल कम बैक सून। देखिए हम लोग अपना नीचे जो भी होता है हमारे और मम्मी सबके बीच में घबराहट ज़रूर होती है, पर जैसे ही हम उसका चेहरा देखते हैं या उसकी बातें सुनते हैं हमारी सारी घबराहट गायब हो जाती है, क्योंकि उसके शब्दों में कहीं भी घबराहट मुझे नज़र नहीं आती है। वो मुझे कभी भी घबराया हुआ आज तक नहीं दिखाई दिया है। इस लम्हे का इंतजार पूरे महीने चलता रहा। आखिर इसके पहले 5 बार ये यात्रा टल चुकी थी। बुधवार का जश्न सिर्फ शुभांशु के परिवार तक सीमित नहीं था। सफल लॉन्चिंग के बाद देश भर में लोग खुशी से झूमते नजर आए। It's a historic event that is about to happen and we are so proud of our former student. It's a problem for Indians and it inspires me to become a space scientist. I was very thrilled. I was very excited by seeing the moment. I was thrilled to see that it went very good. It was very proud moment for our country. इस मिशन के अंतर्गत स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन के कैप्सूल में सवार शुभांशु लगभग 27,000 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सियोम 4 मिशन की सफल लॉन्चिंग पर खुशी जताते हुए सभी अंतरिक्ष यात्रियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया, हम भारत, हंगरी, पोलैंड और अमेरिका के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ हुए सफल मिशन का स्वागत करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं और वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। उनके साथ 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं और उम्मीदें जुड़ी हैं। मैं उन्हें और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे भारत की प्रगति और भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। That Viksit Bharat 2047, the ascent to that pedestal has begun with this mission. SpaceX का Falcon 9 रॉकेट लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉक करेगा। डॉकिंग का मतलब है ड्रैगन अंतरिक्ष यान का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद उससे जुड़ जाना। जून 26 को शाम 4:30 बजे ये डॉकिंग होगी। कई बार टल चुके इस मिशन पर पूरे भारत की नज़र थी और अब इस मिशन के जरिए भारत अंतरिक्ष की दुनिया में कर रहे प्रयोगों से एक नई बुलंदियों को छुएगा, ऐसी सबको उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आज सबके मन में यही सवाल है कि शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाकर क्या करेंगे। इसका पूरा जवाब बताएंगे आपको मेरे सहयोगी सुशील बहुगुणा। एक्सियोम 4 मिशन के तहत 14 दिन में
चारों अंतरिक्ष यात्री कई तरह के प्रयोग करने जा रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के जिम्मे 7 प्रयोग हैं। ये प्रयोग कई भारतीय संस्थानों की ओर से आगे बढ़ाए गए हैं और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो नासा के साथ मिलकर इन पर काम कर रहा है। आइए जानते हैं कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला क्या क्या खास प्रयोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रयोग का नाम है मायोजेनेसिस। इसके तहत अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी के मांसपेशियों पर असर का अध्ययन किया जाएगा। अंतरिक्ष में लंबा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की मांसपेशियां घटने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं, जैसा हमने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ देखा। करीब 9.5 महीने अंतरिक्ष में रहने के दौरान उनके पैर और पीठ की मांसपेशियों में काफी कमजोरी आई थी। भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन माइक्रोग्रेविटी में होने वाले इस प्रयोग के तहत मांसपेशियों से जुड़ी बीमारियों का आगे अध्ययन करेगा और ऐसे इलाज विकसित कर सकेगा जो भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों और बुजुर्गों के लिए काफी कारगर हो। तो शुभांशु शुक्ला ये पहला प्रयोग करेंगे। इसके अलावा दूसरा प्रयोग जो शुभांशु शुक्ला करेंगे वो फसलों की बीजों से जुड़ा हुआ है। ये देखा जाएगा कि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान माइक्रोग्रेविटी का बीजों के जेनेटिक गुणों पर क्या असर पड़ता है। इसके लिए 6 तरह की फसलों के बीजों पर शोध किया जा रहा है। भविष्य में होने वाली अंतरिक्ष यात्राओं में इंसान को अंतरिक्ष में ही फसल उगाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो प्रयोग है ये उसी की तैयारी के सिलसिले में किया जाएगा। केरल कृषि विश्वविद्यालय ने इस रिसर्च का प्रस्ताव दिया था जो भविष्य के मानव मिशनों के काफी काम आ सकते हैं। तीसरा प्रयोग काफी दिलचस्प है। यह प्रयोग होगा वाटर बियर के नाम से जाने जाने वाले बहुत ही छोटे जीव टार्डीग्रेड्स पर, जो अधिक से अधिक आधे मिलीमीटर के ही होते हैं। यह पता किया जाएगा कि माइक्रोग्रेविटी का टार्डीग्रेड्स के शरीर पर कैसा असर पड़ता है। ये टार्डीग्रेड्स हैं जो आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि 8 पैरों वाले ये टार्डीग्रेड्स दुनिया के सबसे कठोर और सबसे सहनशील जीव माने जाते हैं। धरती पर 60 करोड़ साल से ये रह रहे हैं, डायनासोर से भी करीब 40 करोड़ साल पहले से। धरती पर हर बड़े संकट को इन्होंने कामयाबी से झेला है। सालों तक बिना खाना पानी के रह सकते हैं, भयानक गर्मी झेल सकते हैं, रेडिएशन और वैक्यूम में भी जिंदा रह सकते हैं। इसके लिए ये अपने मेटाबॉलिक फंक्शन को बिल्कुल रोक लेते हैं, जीरो कर देते हैं। इनके शरीर की इन खूबियों पर माइक्रोग्रेविटी के असर का अध्ययन किया जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि वो अंतरिक्ष की परिस्थितियों में कैसे प्रजनन करते हैं। इस शोध का मकसद ये जानना है कि एक्सट्रीम कंडीशंस में कैसे जीवन बना रह सकता है, जो भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों में काफी काम आएगा। चौथा प्रयोग शुभांशु शुक्ला करेंगे माइक्रो एल्गी यानी सूक्ष्म शैवाल पर। माइक्रोग्रेविटी का जो असर है उसका अध्ययन किया जाएगा सूक्ष्म शैवाल पर। ये सिंगल सेल्यूलर यानी एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। इस मिशन के तहत 3 तरह के माइक्रो एल्गी स्पेस स्टेशन में ले जाए गए हैं। ये मीठे पानी और समुद्री वातावरण दोनों में पाए जाते हैं धरती में। माइक्रोग्रेविटी में इनका विकास कर यह देखा जाएगा कि क्या भविष्य के लंबे मिशनों में अंतरिक्ष यात्रियों के पोषण यानी न्यूट्रिशन में उनकी कोई भूमिका हो सकती है। पौधों की तरह फोटोसिंथेसिस से ये ऑक्सीजन बनाते हैं और कार्बन को अवशोषित करते हैं यानी अब्जॉर्ब करते हैं। अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी में ऑक्सीजन रिसाइकलिंग में भी उनकी भूमिका पर शोध किया जाएगा। 5वां जो प्रयोग है शुभांशु शुक्ला जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में करेंगे वो मूंग और मेथी के बीजों पर शोध से जुड़ा है। माइक्रोग्रेविटी में इन बीजों के अंकुरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाएगा। इसके आधार पर यह देखा जाएगा कि उन्हें कैसे भविष्य की जरूरतों के लिए अंतरिक्ष में उगाया जा सकेगा। इन बीजों से उगे पौधों को धरती पर आगे कई चक्रों में आगे उगाया जाएगा, कई साइकिल्स आगे उनकी उगाई जाएंगी, यानी उनसे निकले बीजों को अंकुरित कर नए पौधे तैयार किए जाएंगे। ये देखा जाएगा कि उन बीजों के जेनेटिक्स और माइक्रोबियल लोड पर क्या असर पड़ता है। इसके अलावा मूंग और मेथी के बीजों की पोषण क्षमता में आए बदलाव का भी अध्ययन किया जाएगा। शुभांशु शुक्ला का छठा प्रयोग स्पेस स्टेशन में बैक्टीरिया की 2 किस्मों पर शोध से जुड़ा है। ये बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया कहे जाते हैं, जिसे आम भाषा में हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये फोटोसिंथेसिस में सक्षम है यानी प्रकाश और ऑक्सीजन के इस्तेमाल से अपना खाना बनाने और कार्बन डाइऑक्साइड को ये उत्सर्जित करते हैं। ये देखा जाएगा कि माइक्रोग्रेविटी का साइनोबैक्टीरिया पर कैसा असर पड़ता है, उसकी जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल प्रक्रियाओं में किस तरह के बदलाव आते हैं। भविष्य में लंबे अंतरिक्ष मिशनों में इंसान के जीने लायक परिस्थिति बनाने के लिए यह प्रयोग काफी अहम है। और जो आखिरी अहम प्रयोग अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला करेंगे उसमें यह देखा जाएगा कि अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी की परिस्थितियों में कंप्यूटर स्क्रीन का आंखों पर कैसा असर पड़ता है।
आंखों के मूवमेंट, उनके एक चीज पर ध्यान लगाने की क्षमता का अध्ययन किया जाएगा। अंतरिक्ष यात्रियों को अपने काम के सिलसिले में कंप्यूटर स्क्रीन का काफी इस्तेमाल करना होता है, जो उनके अंदर एक तरह के स्ट्रेस को भी बढ़ाता है। इस प्रयोग में इस सब का अध्ययन किया जाएगा जो भविष्य में काम आएगा। कुल मिलाकर पेशे से फाइटर पायलट शुभांशु शुक्ला के जिम्मे काफी दिलचस्प वैज्ञानिक प्रयोग हैं, जो उनके लिए भी एक नई तरह का अनुभव होंगे। तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ये मिशन जब अंतरिक्ष की ऊंचाई की ओर बढ़ा, तभी दुनिया को पता चला वो नाम जो स्पेसएक्स के इस ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का रखा गया है। ये बिल्कुल नया स्पेसक्राफ्ट है और अंतरिक्ष मिशन की कमांडर पेगी विटसन ने ऐलान किया कि उनके स्पेसक्राफ्ट का नाम होगा ग्रेस। ग्रेस यानी लालित्य। सुनिए इस ऐलान के साथ क्या कहा कमांडर पेगी विटसन ने। Nominal orbital insertion, SpaceX, and we had an incredible ride uphill, and now we like to set our course for the International Space Station aboard the newest member of the Dragon fleet, our spacecraft named Grace. Grace is more than a name. It reflects the elegance with which we move through space against the backdrop of Earth. It speaks to the refinement of our mission, the harmony of science and spirit, and the unmerited favor we carry with humility. Grace reminds us that spaceflight is not just a feat of engineering, but an act of goodwill. Benefit of every human, everywhere. और टॉप स्टोरी में अब बात करते हैं मौसम की। मॉनसून आते ही देश के कई राज्यों में तेज बारिश और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आसमानी आफत लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में जमकर बारिश हो रही है, नदियां उफान पर हैं। तावी नदी में अचानक आई बाढ़ के बीच एक शख्स फंस गया, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। ये युवक उफनती लहरों के बीच एक पुल के खंभे की आड़ में एक तार के सहारे रुका हुआ था। जानकारी मिलने पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और पुल के ऊपर से एक सीढ़ी के सहारे बचावकर्मी नीचे उतरा। इसके बाद इसी सीढ़ी के सहारे युवक को ऊपर लाया गया। तो चुनौतियों से भरा ये रेस्क्यू रहा, लेकिन गनीमत रही कि इस युवक को समय रहते बचा लिया गया। उफनती लहरों के बीच ये युवक फंस गया था। और गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से भारी बारिश, बाढ़ की तस्वीरें आ रही हैं। हालात बिगड़ रहे हैं और जिस तरह मौसम विभाग का अनुमान है, कुछ दिन तक ये स्थिति बरकरार रहने वाली है। आपको दिखाते हैं देश के हिस्सों में बारिश कैसे कहर बनकर टूट रही है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें गुजरात के पंचमहाल की हैं, जहां बारिश का कहर इस कदर टूटा कि पावागढ़ के महाकाली मंदिर की सीढ़ियों पर पानी भर गया है। इतना पानी आ गया कि लोगों को ऊपर जाने में मुश्किल होने लगी है। किसी तरह रेलिंग को पकड़ते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये तो सिर्फ एक तस्वीर है। गुजरात के ज्यादातर शहरों में बारिश से हालात इसी तरह बिगड़ गए हैं। शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सूरत में 12 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचले इलाकों के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। राहत और बचाव के काम में प्रशासन जुट गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को घर से बाहर निकाला जा रहा है। जो रास्ते से इन लोगों को लाया गया वो पूरा पानी से भरा हुआ है। क्या आप अंदर रहते हो सर, अंदर की जगह में? हाँ जी सर, राजभूमि के अंदर रहते हैं हम लोग। हम देख रहे हैं कि ये पूरा जो रास्ता है यहाँ पे कम से कम कल सुबह से बारिश हुई नहीं है, फिर भी इतना ज्यादा पानी का निकासी नहीं है भैया। बहुत हर साल का ही दिक्कत है भैया, हर साल ही परेशानी हम लोगों को रहता है। जैसे कोई मेला आ रहा, पानी का मेला हर साल ही बढ़ता है। ये रोज एवरी ईयर बढ़ता ही है पानी, ये हर साल और दिक्कत रहता ही रहता है, कोई रास्ता ही नहीं है। इसका कारण क्या है सर हर साल पानी भरने का? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये काफी सिटी के बीचों बीच सेंटर में आने वाला एरिया है, फिर भी यहाँ पे इतना पानी भरता है। वो आगे का प्रॉब्लम है, आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप यहाँ अंदर रहते हो? हाँ अंदर है। आपको कल से क्या तकलीफ हुई है पानी भरने की वजह से? आपको मूवमेंट के लिए, यातायात के लिए? इधर से खर्चा करने के लिए आना 20 रुपये देना पड़ता है, इधर आना पड़ता है और गाड़ी बिगड़ जाती है जो लोग लेके आते हैं। सबका मोनोपोली रहता है। रिक्शा वाला 200 की जगह 400 बोल रहा है, 400 की जगह 500 बोल रहा है। जम्मू कश्मीर में भी जमकर बारिश हो रही है।
नदियां उफान पर हैं। तभी नदी में अचानक आई बाढ़ के बीच एक शख्स फंस गया, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। पुल से नीचे सीढ़ियां उतारी गईं और सीढ़ियों के जरिए उसे ऊपर लाया गया। अब बात हिमाचल की, जहां लाहौल स्पीति के जाहलमा लाला में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए, जिसकी वजह से दारचा सिंकुला सड़क बंद हो गई। जांसकर सुमडो से लगभग 9 किलोमीटर आगे पूरी सड़क बह गई है, जिसके चलते ये रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। कई जगहों पर वाहन फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। हल्द्वानी में बड़ा हादसा हो गया। नहर में कार बहने से 4 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। कुल मिलाकर कई राज्यों में बारिश कहर बनकर आई है। मौसम विभाग के मुताबिक आगे आने वाले इन दिनों में मौसम इसी तरह का रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। आसमानी आफत से आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। मैदान से लेकर पहाड़ तक भारी बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी हाल कुछ अलग नहीं है। लगातार बारिश से वहां सभी नदियां उफान पर हैं। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारी बारिश का साइड इफेक्ट देखिए। मूसलाधार बारिश से नदियों की रफ्तार देखिए। नदियां उफान पर है। तेज रफ्तार बेहद खौफनाक है। ये वीडियो जम्मू कश्मीर के राजौरी की है। नदियों की तेज धार सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है, तो रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग खौफजदा हैं। लगातार और मूसलाधार बारिश के बाद तवी नदी का जलस्तर भी बढ़ चुका है और नदी उफान पर है। तवी नदी की तेज धारा के बीच एक शख्स फंस गया। खौफजदा शख्स घंटों तक एक रस्सी के सहारे तेज उफान के बीच फंसा रहा। फिर उसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि घंटों बाद एसडीआरएफ की टीम ने शख्स को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश से भूस्खलन, बाढ़ और पहाड़ों से पत्थर गिरने का खतरा बना रहेगा। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। कश्मीर में भी गर्मी से राहत मिल सकती है। और ये दिक्कत सिर्फ मैदानी और पहाड़ी इलाकों की नहीं है। कुदरत की मार इस बार मरुधरा यानी राजस्थान में भी कोहराम मचा रही है। नागौर के डीडवाना के हालात देखकर आप चौंक जाएंगे। यहाँ पूरे इलाके में पानी है, जिसमें गाड़ियां डूब रही हैं। डीडवाना में हर तरफ जल जमाव है। ये राजस्थान का वो शहर है जो जून के महीनों में तपती गर्मी के लिए जाना जाता रहा है। अब यहाँ इतनी बारिश हो रही है कि बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नागौर के डिडवाना में सड़कों पर इतना पानी है कि गाड़ियां डूब चुकी हैं। दुकानों में पानी भर चुका है। कारोबारी परेशान हैं क्योंकि उनका लाखों का सामान पानी में तबाह हो चुका है। लगातार हो रही बारिश ने डिडवाना के मौलासर के मुख्य चौक चौराहों और सड़कों को जलमग्न कर दिया है। धनकोली रोड पर 3-3 फीट तक पानी भर गया है। बड़ी तबाही वहाँ भी मची है जो निचला इलाका है। यहाँ कई बस्तियों में पानी भर चुका है, जिससे आम जनजीवन बेहाल है। डिडवाना में हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की खराब जल निकासी की भी पोल खोल दी है। यहाँ समय रहते नालियों की सफाई नहीं की गई, जिससे पानी सड़कों पर आ गया। और बारिश के मौसम में मुसीबतें कई हैं। राजस्थान के कोटा में एक मगरमच्छ पास की नहर से भटककर रिहायशी इलाके में पहुंच गया। एक घर में घुसे मगरमच्छ के रेस्क्यू की कोशिशें शुरू हुई और इसे बड़ी समझदारी के साथ अंजाम दिया गया। देखिए। 6 फुट लंबे मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिशें हो रही हैं और ये कोई वन विभाग का अमला नहीं, रेस्क्यू में लगे लोग स्थानीय हैं। अपनी हिम्मत और समझदारी से खतरे को दूर करने में जुटे हैं। जरा सी गलती जानलेवा हो सकती है, इन्हें ये बात बखूबी पता है। एक एक कदम संभाल कर रख रहे हैं। इनकी कोशिशें रंग लाई। पेशेवर तरीके से काम को अंजाम दिया गया। मगरमच्छ को जरा भी चोट नहीं आई और इस हालत में वो खतरे का सबब बिल्कुल नहीं है। मगरमच्छ को सुरक्षित किशोर सागर तालाब में छोड़ दिया गया। लोग चाहते हैं कि बारिश के मौसम में नहर नालों पर नजर रखी जाए ताकि रिहायशी इलाकों में लोग खतरों से बचे रहें।
और टॉप स्टोरी में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। टॉप स्टोरी में हर रोज इस समय आप हमारे साथ देख सकते हैं देश दुनिया का सबसे ताजा हाल, सबसे बड़ी स्टोरी। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। आगे खबरें विस्तार से देखिए न्यूज हेडक्वार्टर्स में।